Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं आईआर का टॉपिक ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। दोस्तों, मेरा डिपार्टमेंट आईआर है, मैं आईआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए आज का जो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर जो चैनल है, इसके ऊपर मैं पहली वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, ये आपके लिए अभी जो क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं आईआर के हवाले से एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया की जो एक स्टोरी है, जो कहानी है, ये मैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज़्यादा खसूसियत भी है और बहुत ज़्यादा अहम है, तो हम आज इसको सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो निहायत रहमान एंड रहीम है। तो दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कब साइन की गई और इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है और इसके आईआर में सिग्निफिकेशन, यानी कि आईआर में इसकी अहमियत क्या है, तो दोस्तों हम इसी वीडियो लेक्चर में यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रीटी जो है, ये आप लोगों को पता होगा कि ये मुआहदे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो वेस्टफालिया है दोस्तों, ये एक इलाका है जो कहाँ पर वाक़ है, जो जर्मनी में वाक़ है। दोस्तों, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, यहाँ पर जो वेस्टफालिया जो एक इलाका है, ये इलाका वाक़ है जर्मनी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, ये साइन किस दो गिरोह के बीच हुई। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि बहुत से सारे इलाकों में फ़िरक़ावारियत होती है। फिर क्यों ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया? दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि 1648 में होली रोमन अम्पायर था जर्मनी में, तो वहाँ पर एक पादरी का सिस्टम होता था। तो जो कैथोलिक्स थे, जो हमारे पास जो हम इसको क्रिश्चियन कहते हैं, जो ये वहाँ पर इसकी हुकूमत थी, तो वहाँ पर पादरी जो होता था, इसका जो लीडर होता था, वो किसी को, कोई बंदा है जो कोई कत्ल करता है या कोई और जैसे इलीगल काम करता है, तो जो पादरी होता था, तो वो उससे पैसे ले लेता था और उससे जो माफ़ कर देता था वो पादरी। तो वहाँ पर वो सिस्टम चल रहा था। तो उसी में जो लोग थे, जो कैथोलिक्स थे, जो क्रिश्चियन थे, उसमें चंद लोग ऐसे उठ खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि ये निज़ाम जो है ये गलत है। इसी निज़ाम के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। पादरी लोग जो 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 कि लीडर होते हैं, जो कि क्रिश्चियन का जो मरकज़ी जो रहनुमा होते हैं, तो वो रहनुमा क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं कोई किसी मुजरिम से, तो वो माफ़ किया जाता था। तो इसी निज़ाम से तंग आकर क्रिश्चियन से चंद ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने ये एहतजाज किया, ये प्रोटेस्ट किए कि ये हमारे पास जो ये निज़ाम है क्रिश्चियन का, जो कि पादरी होता है, वो इलीगल काम को भी पैसे लेकर वो उसको बंदे को, वो मुजरिम को छुड़ा देते हैं, तो ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं। तो दोस्तों, वहाँ पर एक लोग जो क्रिश्चियन थे, वो तो जो बेसिकली आबाद थे, वो कैथोलिक्स थे। जो कैथोलिक्स हैं, ये ज़ाती वहाँ पर जो क्रिश्चियन थे वो आबाद थे, जो कि जर्मनी में थे। तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन में ही, कैथोलिक्स में ही एक ऐसा गिरोह पैदा हो गया, एक ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट किए। तो वो लोग जो कि बाद में प्रोटेस्टेंट बने, तो उसी को कहते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट लोग हैं जिन्होंने एहतजाज किए इस निज़ाम के बरक्स कि ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वो लोग कैथोलिक्स दो पार्टी में डिवाइड हो गए, एक कैथोलिक्स रह गए और दूसरी प्रोटेस्टेंट रह गए। तो इसी में जो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स थे, तो इन्हीं दोनों के गिरोह के बीच जो कि मुआहदे हुए, जो साइन हुई, जो ट्रीटी हुई, तो उसी ट्रीटी को कहते हैं कि ये वेस्टफालिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया को बहुत सारे लोग पेयर्स ऑफ ट्रीटी से भी जानते हैं कि ये पेयर्स ऑफ ट्रीटी है। दोस्तों, वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर दो ट्रीटी साइन हुई। एक ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ मॉन्स्टर, और दूसरी ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ ओस्नेबर। तो दोस्तों, ये दो ट्रीटाएँ साइन हुई ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ ट्रीटी कहते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है, ये इन दो ट्रीटों को मिला के ये जो जर्मनी में एक इलाका है, अगर मैं जर्मनी का मैप हम उठाकर देखें, तो ये जर्मनी का एक इलाका है, इसके नीचे जो है वो एक इटली है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हम मैप पर देखें, तो इटली की बर्फ ऊपर जो है, ये हमारे पास क्या है, जर्मनी का एक इलाका है, यानी कि ये
ऊपर क्या है, जर्मनी है। तो दोस्तों इसी जर्मनी में हमारे पास यहाँ पर एक इलाका है जो क्या है, जिसको वेस्टफीलिया कहा जाता है। तो ये इलाका जो है इसको वेस्टफीलिया कहते हैं। फिर इसी इलाके में, इसी वेस्टफीलिया के इलाके में दो इलाके और हैं, जिसको एक कहते हैं मॉन्स्टर और दूसरी कहते हैं ओस्नाबर्ग। तो दोस्तों ये दो जगह हैं, ये दो इलाके हैं जिसमें ट्रीटी ऑफ मॉन्स्टर, ट्रीटी ऑफ ओस्नाबर्ग साइन हुई। फिर इन दो ट्रीटियों को, जो कि दो इलाके जो है ये वेस्टफीलिया के इलाके के अंदर है, तो फिर इन दो ट्रीटियों को कहा गया कंबाइनली कि ये क्या है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया है। तो दोस्तों अब जो कैथोलिक्स, जो प्रोटेस्टेंट है, ये बेसिकली तो क्रिश्चियन है, लेकिन इन क्रिश्चियन में से ये दो कैटेगरी डिवाइड हुई है, जो कि एक जो कैथोलिक्स थी ये वो पुराना निज़ाम चाहते थे, और दूसरे जो प्रोटेस्टेंट है ये वो पुराना निज़ाम नहीं चाहते थे कि ये जुर्म है, ये ज़ुल्म है कि जो पादरी होता है वो पैसे लेकर बंदी से, जो मुजरिम होता है उसको छुड़ा देता है, उसको छोड़ देता है, और जो मजलूम होता है उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो दोस्तों ये दोनों कौमें जो है कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, ये बेसिकली क्रिश्चियन ही है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच जो मुआहदा हुआ, ये मुआहदा क्यों हुआ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अरेज होता है। दोस्तों इन दोनों के बीच ये जो मुआहदा हो गया, इसी मुआहदे को क्या कहते हैं कि ये मुआहदा क्या है, एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया है। दोस्तों इन दोनों के बीच जो मुआहदी हुई, ये क्यों हुई, इसी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है, इसने जो एक 30 ईयर्स वॉर जो है वो फिनिश की, और इसके अलावा जो 8 ईयर्स वॉर है वो भी इसने फिनिश की। तो दोस्तों ये 30 ईयर्स वॉर क्या है, और इसके अलावा जो 8 ईयर्स वॉर है वो क्या है। तो दोस्तों 30 ईयर्स वॉर एंड 8 ईयर्स वॉर, ये दोनों क्या है, ये इसमें साइन हुई है, इन दोनों वॉरों में खत्म हुआ। अब क्वेश्चन अरेज होता है कि 30 ईयर्स वॉर एंड 8 ईयर्स वॉर ये कैसी हुई, ये कब शुरू हुई। दोस्तों ये 30 ईयर्स वॉर जो है ये शुरू हुई 1618 को, और ये 8 ईयर्स वॉर है ये शुरू हुई 1568 को। दोस्तों ये दोनों वार जो है ये 30 ईयर्स वॉर, जो 8 ईयर्स वॉर है, ये चलते चलते यहाँ तक 30 ईयर्स वॉर तक पहुँच जाती हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों वार एक दूसरे के साथ चलती रहती है। तो फिर यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंफ्यूजन जो होता है इसका, जो वो लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि ये कैसे, ये दो वार है अलग अलग है, फिर ये कैसे इसका मुआहदा हो गया, फिर दोनों वार ख़त्म हो गई, ये दो वार कैसे अलग अलग है। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो 30 ईयर्स वार है ये एक नॉर्मली वार थी, जो कि अक्सर फिरकों के बीच होती है, जो कि आम तरह की वार होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक 8 ईयर्स वॉर है, जो कि 1568 से शुरू हुई थी। और जो 30 ईयर्स वॉर है, 30 ईयर्स वॉर जो शुरू हुई थी 1618 को, ये वॉर जो थी ये ब्लड शेडिंग वॉर थी, इसमें खून की होली खेली गई थी। फॉर एग्जांपल हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें लोगों की जो है जानें ज़ाया हुई थी, इसमें लोगों को कत्ल हुए थे। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक 30 ईयर्स वॉर है। तो इन दोनों वार्स का जो एंड हुआ, जो फिनिश हुई, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया की बुनियाद पर ये दोनों वार फिनिश हुए। तो इन दोनों वार जो इसने ख़त्म किए, इसी को जो मुआहदा हुआ इसके बाद, तो उस मुआहदे को ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया कहते हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ये 30 ईयर्स वॉर है, ये 8 ईयर्स वॉर है, ये क्या 30 ईयर्स वॉर। दोस्तों 30 ईयर्स वॉर मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1618 और 1648 तक ये वॉर जारी रही। तो 1648 में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया साइन हुआ, तो इसी की वजह से जो 30 ईयर्स वॉर थी ये फिनिश हो गई। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 30 ईयर्स वॉर में क्या क्या हो गया था, और इसमें क्या क्या मुआहदे हुए थे, ये हम अब इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कैथोलिक लीग जो है ये इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल थे, कौन कौन से रियासतें वहाँ पर उसमें शामिल थे। तो सबसे पहला क्या है, फ्रांस। एक तो इसमें कैथोलिक लीग फ्रांस था, और दूसरा जर्मनी, और तीसरा क्या है, बेल्जियम। तो दोस्तों ये तीनों जो कि स्टेट थे, जो कि एक रियासत थी, वहाँ पर छोटी छोटी जो रियासत थे वो वहाँ पर जो कि पहले उस वक्त तो वो होली रोमन एम्पायर की रियासत हो रही थी। तो वहाँ पर कैथोलिक लीग में फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम था। और इसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट हैं दोस्तों, प्रोटेस्टेंट लीग में एक तो इसमें नॉर्वे था, और दूसरा ऑस्ट्रिया था, और तीसरा स्कॉटलैंड, और चौथा जो है वो स्वीडन था। तो दोस्तों ये 4 रियासतें जो है ये प्रोटेस्टेंट लीग में शामिल थी। तो दोस्तों यहाँ पर 30 ईयर्स वॉर में ये कैथोलिक लीग में जो 3 कंट्रीज़ है, और प्रोटेस्टेंट लीग में 4 कंट्रीज शामिल है। इसके अलावा भी मज़ीद भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हिस्ट्री तारीख ने हमें बताया है, तो वहाँ तक इसमें ये 3 और 4 कंट्रीज़ कैथोलिक लीग और प्रोटेस्टेंट लीग में शामिल थी। तो दोस्तों इसके बाद जो तीसरा पॉइंट कहता है कि होली रोमन एम्पायर फेर्डिनेंड III
wanted Catholic to prevail। दोस्तों फर्डिनेंड थर्ड जो कि वहाँ पर होली रोमन एम्पायर का जो किंग हुआ करता था, जो रूलर हुआ करता था, वो चाहता था कि जो कैथोलिक है ये क्या करे, ये प्रिवील यानी कि ये गलबा खा ले, यानी कि ये गालिब रहे प्रोटेस्टेंट के ऊपर। तो दोस्तों इसके अलावा जो चौथा पॉइंट कहता है कि सेंट्रल यूरोप, दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल यूरोप की बात आती है कि जो कैथोलिक्स है एंड प्रोटेस्टेंट है, बिटवीन यानी कि इन दोनों के बीच जो इलाके हैं, ये दोनों जो लोग रखते हैं, जो कैथोलिक्स पीपल है या फिर प्रोटेस्टेंट पीपल है, ये जहाँ जहाँ तक आबाद है, जहाँ जहाँ इनके इलाके है, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम या नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड, स्वीडन वगैरह, ये जितने भी इलाके हैं, ये जहाँ आबाद है तो उसी इलाके को सेंट्रल यूरोप भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इसका पांचवा पॉइंट कहते हैं कि 8 मिलियन पीपल्स, यानी कि 8 मिलियन कॉजल्टीज। यहाँ पर अगर हम सोचें कि दोस्तों 8 मिलियन कॉजल्टीज यानी कि 8 मिलियन फौजी हुई थी जब ट्रीटी ऑफ ईस्टफिलिया से पहले जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी 30 ईयर्स वॉर, 80 ईयर्स वॉर, तो इन वार्स में क्या हुआ करता था, 80 मिलियन कॉजल्टीज हुई थी। तो दोस्तों ये था 30 ईयर्स वॉर। और अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि 80 ईयर्स वॉर क्या है। तो दोस्तों 80 ईयर्स वॉर ये 1568 से शुरू हुआ, 1648 में जब ट्रीटी ऑफ ईस्टफिलिया साइन हुआ तो ये भी इसके साथ साथ ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अब 80 ईयर्स वॉर में क्या कहते हैं कि ये इसका एक नाम डच रिवॉल्ट भी कहते हैं, यानी कि जो 80 ईयर्स वॉर है इसको डच रिवॉल्ट भी कहा जाता है। दोस्तों डच कहते हैं नीदरलैंड के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो बाशिंदे होते हैं, उस लोगों को क्या कहते हैं कि डच। यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, प्रोटेस्टेंट लोग जो थे इनको सपोर्ट करते थे नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड का जो इलाका है वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट करते थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ खड़े थे। और जो स्पेन के इलाका है ये सपोर्ट करते थे कैथोलिक को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात आती है कि नीदरलैंड के लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे और स्पेन के लोग जो थे वो कैथोलिक को सपोर्ट करते थे। तो जब ये जो डच रिवॉल्ट है, ये जो रिवॉल्ट है, ये जो डच के लोगों ने जो रिवॉल्ट की, यानी कि जो बगावत की, वो किसके अगेंस्ट की, वो होली रोमन एम्पायर जो कि वहाँ पर जो कि मार्टिन लूथर था, उन्होंने जो कि प्रोटेस्टेंट थे उनका जो लीडर था मार्टिन लूथर, तो उन्होंने एहजाज किया होली रोमन एम्पायर यानी कि फर्डिनेंड थर्ड के अगेंस्ट उन्होंने जो रिवॉल्ट की, तो उन्हीं को कहते हैं डच रिवॉल्ट या फिर 80 ईयर्स वॉर। तो दोस्तों अब ये 80 ईयर्स वॉर में ये कहते हैं कि नीदरलैंड के लोग जो हैं ये प्रोटेस्टेंट जो लोग थे उसी को सपोर्ट करते थे और जो स्पेन के लोग हैं वो कैथोलिक को सपोर्ट करते थे। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा नेम आपके लिए ड्रॉ कर रखा है दोस्तों। यहाँ पर इस मैप में आप देखिए कि यहाँ पर ये इलाका जो है कि जर्मनी का इलाका है, जो कि मौजूदा जिसको हम मिडिल ईस्ट या फिर इसके अलावा हम इसको सेंट्रल यूरोप भी कहते हैं। तो दोस्तों जर्मनी के इलाके के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इटली है, और इटली के इस साइड पर जर्मनी के इस साइड की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, फ्रांस है, और इस साइड के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे और भी कंट्रीज मौजूद है। तो दोस्तों जर्मनी में यहाँ पर ये इलाका जो कि क्या है, जो कि मैंने इसको यहाँ पर सर्कल किया हुआ, ये इलाका ये कहलाता है वेस्टफीलिया। ये इलाका आपको क्या है, ये वेस्टफीलिया है, और यहाँ पर ये इलाका जो है ये क्या है, ये मॉन्स्टर है। ठीक है दोस्तों, और ये इलाका जो है ये क्या है, ये ओस्नाबर्ग है। ठीक है दोस्तों, ये दो इलाके थे जहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट थे ये इकट्ठे हो गए मॉन्स्टर के इलाके पर, और जो कैथोलिक थे ये इकट्ठे हो गए ओस्नाबर्ग के इलाके पर। तो दोस्तों अब इन दोनों के बीच ये जो ट्रीटी साइन हुई थी 1648 में, इसी ट्रीटीज को क्या कहते हैं कि ये क्या है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया है। तो दोस्तों ये है आज का हमारा जो टॉपिक था, ये 1648 पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया साइन हुई। तो इसमें हमने जाना कि 30 ईयर्स वॉर क्या होता है, 80 ईयर्स वॉर क्या होता है, और अब हम इसके बाद जानेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस यानी इसकी खसूसियत और इसकी अहमियत। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बात क्या कहते हैं कि प्रिंस रिलीजन। दोस्तों यहाँ पर इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया में ये बात साइन हुई कि क्या होगा, प्रिंस रिलीजन होगा। इस बात का मतलब ये नहीं कि जो रूलर होगा बस उसी का जो मज़हब होगा वही, जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, उसी का सब लोगों का वही मज़हब होगा। नहीं, जो रूलर है, जो गवर्नमेंट, जो स्टेट का जो मज़हब होगा वो मज़हब, जो रूलर है उसका मज़हब, जो मज़हब है वही मज़हब जो गवर्नमेंट है, जिनकी जो स्टेट है उस स्टेट का वो मज़हब होगा। लेकिन इसमें जो मिनॉरिटी जो लोग रहते हैं जिसका मज़हब यानी कि जो प्रोटेस्टेंट है या फिर कोई और फिर की वजह से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी यहाँ पर आज़ाद है, यानी कि उसका जो मज़हब हो वो अपना मज़हब यानी कि वो चला सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है।
तो दोस्तों इसके बाद का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्विट्जरलैंड। दोस्तों इससे पहले जो स्विट्जरलैंड था वो आज़ाद नहीं था। जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुई तो इसकी फीचर्स में ये बात भी आ गई कि स्विट्जरलैंड जो है ये आज़ाद है और मुख्तार मुल्क है। तो दोस्तों इसके बाद जो दूसरा जो है वो क्या कहते हैं कि फ्रांस टू कंट्रोल पिग्नर मिड्स टोल गार्डन एंड पोलैंड। तो ये जो इलाके हैं इन्हीं के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, फ्रांस का कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट वो क्या कहते हैं कि स्वीडन जो है वो क्या है टू कंट्रोल वेस्ट फेमिनेरिया विजनर। इसके अलावा क्या है वर्डन। दोस्तों ये एक वर्डन है और एक दूसरा क्या है और वो क्या है वो वर्डन है। दोस्तों इसमें एक फ़र्क है, यहाँ पर ओ है यहाँ पर ए है। तो इस फ़र्क को आपने देखना है। जब आप इसको मैप पर देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये दोनों अलग अलग इलाके हैं। तो दोस्तों ये जो इलाके हैं वेस्ट फोनेरिया और इसके अलावा विजमर वर्डन, ये इलाके जो है ये किसके साथ है, ये स्वीडन के पास ही चले गए। तो ये फ्रांस के जो 5 इलाके हैं ये फ्रांस को मिल गए और जो 4 इलाके हैं ये जो 3 इलाके हैं ये मिल गए स्वीडन को। तो दोस्तों इसके अलावा जो 5वां पॉइंट वो कहते हैं कि बैरियर टू ट्रेड वर रिमूव। इसमें क्या हो गया था, इसमें जो बैरियर थे जो कि रुकावटें थी तजारत के लिए ट्रेड के लिए वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई यानी कि फिनिश हो गई। तो इसके बाद जो सिग्निफिकेंस की बात आती है कि इसकी अहमियत क्या है आईआर में। तो अगर हम देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस आईआर में क्या है तो दोस्तों वो 2 अहमियत है। दोस्तों ये बात तो हमने जानी कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है इसको बेसिक यानी कि बुनियाद कहा जाता है कि यहाँ से आईआर शुरू हो गया। अगर डिसिप्लिनरी हम देखें तो जो आईआर है वो शुरू हो गया 1919 को, यानी कि जब फर्स्ट यानी कि पहली जंग अज़ीम हो गई तो उसके बाद जब वहाँ पर मुआहदे हो गए तो वहाँ से आईआर का जो डिसिप्लिनरी जो कंसेप्ट है वहाँ से शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आईआर का जो कंसेप्ट है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से ही शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्टेट बने थे, अलग अलग इलाके बन गए थे। तो बाद में कहते हैं कि आईआर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से शुरू हो गया। तो इसकी अगर सिग्निफिकेशन हम देखें आईआर में तो वो क्या है, यहाँ पर ये बात हो गई कि जो प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी है यानी कि जो खुदमुख्तारी है, जो खुदमुख्तारी के जो उसूल होते हैं वो यहाँ पर साइन हो गए कि हर कंट्री हर स्टेट जो है वो खुद मुख्तार है, वो अपनी सवरेंटी रहता रखता है। और सवरेंटी की दोस्तों यहाँ पर 2 किस्में हैं, एक होती है एक्सटर्नल सवरेंटी और दूसरी होती है इंटरनल सवरेंटी। तो दोस्तों सवरेंटी जो है ये अलग से कंसेप्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो सवरेंटी है इसका जो मतलब है यानी कि अगर हम कहेंगे कि सेफ्टी या फिर हम इसके जो महफूज हम कह सकते हैं कि जो एक स्टेट की जो मुख्तारी होती है जो महफूज होता है बाहर से और अंदर से, और इसको क्या कहते हैं सवरेंटी होती है। और ये क्या होता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये कोई मटेरियल नाउन नहीं होता। तो इसके हवाले से सवरेंटी के ऊपर मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर वीडियो डेवलप करूंगा तो उसमें आपको समझ आएगा कि सवरेंटी होती क्या है। इसके अलावा उसका जो दूसरा सिग्निफिकेंस है यार वो क्या है, लीगल इक्वलिटी बिटवीन स्टेट। यहाँ पर ये बात हो गई कि जो स्टेट है ये बराबर है, इसके एक स्टेट का दूसरी स्टेट के ऊपर कोई गलबा नहीं, कोई बढ़ती हासिल नहीं। तो ये बातें ये यार में 2 सिग्निफिकेंस इसमें जो ज़्यादा वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पेश किए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो कि 1648 में ये साइन किया गया। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई जरूर दूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें याद रखिए। खुदा हाफिज़।